हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौहान और एक और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसका टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, जाति संकल्पना। यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग जीव वैज्ञानिकों के द्वारा या टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा जो स्पेसीज के लिए जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसी पर ये टॉपिक आधारित है। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज जो टर्म है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया जॉन रे के द्वारा। ये कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पीसीज जो टर्म है ये कौन से वैज्ञानिक ने इंट्रोड्यूस किया है, ये किसने प्रतिपादित किया है। तो जॉन रे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज टर्म को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने स्पीसीज जो वर्ड है, स्पीसीज वर्ड का जो इस्तेमाल है किसके लिए किया? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के साथ ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिनमें मतलब फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, उसके लिए उन्होंने स्पीसीज वर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद 1829 में कुवियर ने स्पीसीज को डिफाइन किया एज द assemblage descended from one another or from common parents and of those who resembles one another। यानी कि कुवियर ने स्पीसीज की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह या ऐसा असेंबलेज, ऐसा ग्रुप जिनकी उत्पत्ति या जिनकी ओरिजिनेशन एक कॉमन पेरेंट से हुई हो, यानी कि समान पूर्वजों से हुई हो और वे आपस में जो एक दूसरे के क्या होते, समान होते हैं। यानी कि कुवियर के अनुसार स्पीसीज क्या है? जीवों का ऐसा समूह जो एक ही पूर्वज से जिनकी उत्पत्ति हुई हो और वे आपस में एक दूसरे के समान हो। सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है स्पीसीज की वो दी गई है डोबझांस्की एंड मेयर के द्वारा या मायर के द्वारा। उन्होंने स्पीसीज को डिफाइन करा, स्पीसीज को डिफाइन करते हुए द ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। यानी कि डोबझांस्की और मेयर के अनुसार स्पीसीज क्या है? जीवों का ऐसा समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम है, यानी कि आपस में जनन करने में सक्षम है। वो जीवों का जो समूह है उसके लिए उन्होंने स्पीसीज वर्ड का इस्तेमाल किया। और ये जो यानी कि एक स्पीसीज के जो ग्रुप मेंबर है वे आपस में जनन करते हैं और वे दूसरे स्पीसीज के मेंबर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो है अपने आप को दूसरे से अलग करते हैं, वो है रिप्रोडक्शन। यानी कि एक स्पीसीज का जो ग्रुप है वो दूसरे स्पीसीज के ग्रुप से किस प्रकार भिन्न है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। यानी कह सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक जाति के सदस्य आपस में जनन करने में सक्षम होते हैं और वो दूसरे जीवों से किस प्रकार भिन्न है कि वह जो है दूसरों के साथ जनन करने में सक्षम नहीं होते, यानी कि वो जननीय रूप से दूसरों से क्या है? पृथक है, अलग है ना? तो ये स्पीसीज की जो है कॉमन डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएंगी। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं स्पीसीज के, स्पीसीज कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर टेक्सोनॉमी में कुछ कॉन्सेप्ट जो है अवेलेबल है। टेक्सोनॉमी मैंने पिछले वीडियो में इसको डिफाइन किया था। टेक्सोनॉमी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, डिफरेंट कैरेक्टर्स के आधार पर जीवों को कैटेगराइज करना, श्रेणीबद्ध करना, ये सब जो है टेक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। जीवों का वर्गीकरण, उनका नॉमेनक्लेचर। तो इसके अंदर जो है मेयर ने सबसे पहले जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसको 3 मेन ग्रुप में जो है उसमें इसको डिवाइड किया है या ग्रुप किया है। इसमें सबसे पहला है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसके बाद दूसरा है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट और तीसरा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यानी कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, नॉमिनलिस्टिक, इसको नामीय जातीय अवधारणा भी कहा जाता है, और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट यानी कि जीवीय जाति अवधारणा, है ना? तो इसको जो है आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यानी कि जो ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार, यानी जो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है इनके अकॉर्डिंग, यानी कि ये स्पीसीज को क्या मानते हैं, इनके अनुसार स्पीसीज क्या है। तो इसमें जो है
इसको फॉलो करने वाले या इसको मानने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले लीनियस और बहुत से 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो वर्गीकीविद है, टैक्सोनॉमिस्ट है, उन्होंने डिफाइन किया स्पीसीज को एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट रिजेंबल्स इन मोस्ट ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी कि उनके अनुसार स्पीसीज क्या है? जीवों का वह समूह जो आपस में समान हो, किसमें? केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, यानी कि जो आकारिक लक्षण होते हैं बाहर के, यानी कि बॉडी का कलर हो गया, है ना, बॉडी का साइज हो गया, एक्सेट्रा, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, बाहरी जो आकारिक जो लक्षण है, उसके आधार पर जिन जीवों में समानता होती है, वे जो है सब एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। बहुत सिंपली, यानी कि एक स्पीसीज क्या है? एक स्पीसीज हम उन सभी जीवों को कह सकते हैं जो आपस में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जिनकी क्या हो, सिमिलैरिटीज हो या समानता हो। कैन ने जो है रिगार्डेड, उन्होंने टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को एक और नाम दिया, मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट, और उसको आगे डिफाइन किया। मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट स्टेट दैट स्पीसीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम other species by their physical features and can be identified by their morphological attributes, है ना? So this is called as the morphological species concept। यानी कि uh, कोई भी स्पीसीज जो है उसको हम दूसरे स्पीसीज से, यानी कि एक जाति को दूसरी जाति से हम किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे, किस प्रकार उसको विभेदीकृत करेंगे, अलग अलग करेंगे, वो करेंगे फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर। यानी कि जो उनके जो भौतिक लक्षण है, जो फिजिकल यानी शारीरिक जो लक्षण है, उसके आधार पर जो है उनको क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट किया जाता है। और उसके अलावा उनकी पहचान भी किसके हिसाब से होगी? उनके मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो आकारिक लक्षण है उसके आधार पर उनकी पहचान की जाती है। तो ये जो है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है कि कोई भी स्पीसीज को हम कैसे पहचान सकते हैं, कोई भी स्पीसीज को हम कैसे दूसरे स्पीसीज से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसके बीच में अंतर कर सकते हैं, विभेदीकृत कर सकते हैं, वो कर सकते हैं केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि आकारिक लक्षणों के आधार पर। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम जो इनका कंक्लूजन निकालें, तो इनके अनुसार, यानी टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार, स्पीसीज किसे कहेंगे? एक समान आकारिक लक्षणों वाले जीवों को हम एक ही स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि आकारिक लक्षण उनके सेम होने चाहिए, तब चाहे यहाँ पर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जेनेटिक उनका कंपोजिशन, है ना, उन किसी भी चीजों को यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया, और इन्होंने स्पीसीज कहा सिर्फ आकारिक लक्षणों में जो जीव समान होंगे वे सब एक ही जाति के सदस्य होंगे। अब देखिए, अब आती है बात इसकी क्रिटिसिज्म की, यानी कि जब इन्होंने ये कहा कि केवल आकारिक लक्षणों में जिनकी समानता होगी वो सभी एक ही जाति के सदस्य होंगे, एक ही स्पीसीज के मेंबर होंगे। तो इसमें फिर जो है क्रिटिसिज्म हुआ। सिम्पसन ने 1961 में और मेयर ने 1969 में, और उसके अलावा भी और कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? उसका कारण है, पहला कारण है यहाँ पर जो पहला क्रिटिसिज्म, पहला जो इसकी जो आलोचना की गई, वह है ड्यू टू सेवरल फिनोमेना सच एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, polymorphism and age differences, the same species develop strikingly morphological differences। यानी बहुत सिंपल है, डेफिनेशन पीछे क्या कही गई थी टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि ऐसे जीव जो आकारिक लक्षणों में समान होंगे वे सब एक ही जाति के सदस्य होंगे। जबकि ये बात पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। ये बिल्कुल आलोचनात्मक बात है। और उसका कारण क्या है कि लैंगिक द्विरूपता जो होती है, यानी कि लैंगिक रूप से जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है एक, जैसे एस्केरिस आप लोगों ने देखा होगा, मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस, उन दोनों में ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होती है। मेल जो है वो, उसकी जो लेंथ होती है वो फीमेल के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। मेल जो होता है वो, उसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, और जबकि फीमेल जो होती है स्ट्रेट होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल को आप इजीली क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अब देखिए, जो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि एक जैसे आकारिक लक्षण वाले जीव एक ही जाति के सदस्य होंगे, और जिनके अलग अलग आकारिक लक्षण होंगे वो अलग अलग जाति होंगी। जबकि यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की वजह से मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस में काफी विभिन्नता है।
है ना? तो क्या वह एक ही जाति के सदस्य नहीं होंगे? टाइपोलॉजिकल तो यही कहेगा कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट तो यही मानता है कि अगर आकारिक लक्षण समान नहीं है तो इसका मतलब वो अलग-अलग स्पीसीज है, जबकि ये चीज गलत है। यानी कि अलग-अलग जो है आकारिक लक्षण होने के बाद भी कोई जीव एक ही जाति के सदस्य हो सकते हैं। उसी प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म है। सिलेंट्रेट में आपने देखा होगा पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज, वहां पर अलग अलग जो है कार्य को पूर्ण करने के लिए, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जीवक होते हैं, है ना? तो वो भी क्या है, एक ही जाति के सदस्य हैं, जबकि उनमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार आता है एज डिफरेंसेस। किसी भी जाति के सदस्यों में जब एज डिफरेंस होता है, एज में काफी गैप होता है, तो डेफिनेटली उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है ना? तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं, यानी कि एक ही जाति के सदस्यों में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वे जो है अलग अलग जाति के सदस्य हैं, है ना? तो ये एक जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का। दूसरा है, देयर आर स्पीसीज इन नेचर दैट डिफर हार्डली इन मॉर्फोलॉजी बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रकृति में कई ऐसी प्रजातियां भी हैं, कई ऐसे स्पीसीज भी हैं जो आकारिक तौर पर बहुत समान होते हैं, यानी कि बहुत कम उनमें विभिन्नता होती है। यानी कि उनके बाहरी लक्षणों में अगर आप देखोगे, बाहरी फिजिकल अपीयरेंस आप देखोगे, आकारिक लक्षण देखोगे, तो बहुत समान होगा। कलर हो गया, बॉडी का कलर पैटर्न हो गया, बॉडी का शेप साइज हो गया, है ना? तो बहुत सारी जो है सिमिलैरिटीज होती हैं, बट फिर भी वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अब डोब्जांस्की और मेयर की अगर आप डेफिनेशन को अगर रिकॉल करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, तो वो कहता है कि जाति किसे कहते हैं, स्पीसीज किसे कहते हैं, आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। और जो प्रजनन नहीं करते हैं, इसका मतलब वो दो अलग अलग जातियां हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि कई सारे ऐसे जीव हैं प्रकृति में जो मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि आकारिक तौर पर तो समान दिखते हैं, बट वो एक ही जाति के सदस्य नहीं होते हैं, अलग अलग जाति के सदस्य हो सकते हैं। अब इसका पता कैसे चलता है कि वो अलग अलग जाति के सदस्य हैं? क्योंकि वे आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड। जननीय रूप से क्या है, वो एक दूसरे से पृथक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग नेट में भी सर्च करना। एक है ग्रे ट्री फ्रॉग, है ना? एक मेंढक की प्रजाति है ग्रे ट्री फ्रॉग, और दूसरी प्रजाति है पाइनवुड ट्री फ्रॉग। दोनों ही जो यहाँ पर स्पीसीज हैं, इन दोनों में आप मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा समानता है। बिल्कुल लगेगा कि एक ही जाति के सदस्य हैं और एक ही मतलब मेंबर जो है वो एक ही जाति के हैं, बट फिर भी जो है वे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। इसलिए वो क्या है, दो अलग अलग जाति के सदस्य हैं। यानी कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो कह रहा था कि समान लक्षण अगर होंगे तो वो एक ही जाति के सदस्य होंगे, इस पॉइंट पर आकर के वो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है फेल हो जाता है कि एक समान लक्षण, तो कंक्लूजन क्या है कि एक समान लक्षण होने के बाद भी, या अलग अलग होने के बाद भी वे एक ही जाति के सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जननीय रूप से क्या है, पृथकता है, यानी कि रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड है। अगला है कि ये जो कॉन्सेप्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये सिबलिंग स्पीसीज के केस में, यानी कि जो सिबलिंग स्पीसीज होती हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिबलिंग स्पीसीज जो होती हैं वे एक दूसरे के समान होते हैं, बट एक्चुअली बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्पीसीज से, है ना? मतलब स्पीसीज डिफरेंट है बट एक दूसरे के काफी समान होते हैं। तो ये तमाम जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म है। यानी कि अगर एक लाइन में मैं टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट और एक लाइन में उसके क्रिटिसिज्म को अगर आपको बताऊं, तो वो ये है कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रकृति में वे सारे जीव जो आकारिक रूप से एक जैसे दिखते हैं, वे सब एक ही जाति के सदस्य हैं। ये टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है। उसके अपोजिट उसका क्रिटिसिज्म है कि नहीं, एक जैसे लक्षण दिखें, ऐसा जरूरी नहीं कि वे एक ही जाति के सदस्य हैं। और इवन अलग अलग लक्षण के देखने के बाद भी, अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस के बावजूद भी कोई जीव अलग अलग दिखते हों, बट वे एक ही जाति के सदस्य हो सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत एक लाइन में जो है उसका कॉन्सेप्ट और एक लाइन में उसका क्रिटिसिज्म।
इसके बाद दूसरा आता है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसे नामीय जाति अवधारणा भी कहा जाता है। नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है ये ओकैम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, और उसके कुछ फॉलोअर्स ये बिलीव करते हैं कि नेचर में यानी कि प्रकृति में केवल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि केवल कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऑर्गेनिज्म केवल प्रोड्यूस होता है ना। इस कॉन्सेप्ट का जो है कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये केवल एक मान्यता है, एक अवधारणा टाइप की है, कोई साइंटिफिक बेस इसमें नहीं है। बट इसमें एक लाइन कह दी गई है कि प्रकृति कोई जाति का उद्भव नहीं करती है, प्रकृति किसी जाति को प्रोड्यूस नहीं करती है, किसी स्पीसीज को प्रोड्यूस नहीं करती है, नेचर तो केवल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर केवल इंडिविजुअल ही अपने आप में सुप्रीम है। यहाँ पर बेसे ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस दिस कॉन्सेप्ट एज स्पीसीज आर मैन्स ओन क्रिएशन, यानी कि ऊपर जो लाइन कही गई थी कि स्पीसीज जो है वो कभी भी प्रकृति प्रोड्यूस नहीं करती है, प्रकृति केवल केवल क्या करती है, इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, और जो जाति शब्द है वो केवल मनुष्य की एक अवधारणा है, मैंस की अपनी एक क्रिएशन है ना। तो बेसिन एक्सप्रेस किया कि दिस कॉन्सेप्ट एज स्पीसीज आर मैन्स ओन क्रिएशन एंड हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी कि प्रकृति में जो जाति शब्द है वो केवल जो है मैंस की एक क्रिएशन है, मनुष्य की अपनी एक कल्पना है, अपनी एक बनावट है, जबकि जाति विशेष यानी जाति जैसे शब्द की नेचर में कोई एग्जिस्टेंस यानी कि कोई अस्तित्व, वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। दे आर मेंटल कॉन्सेप्ट एंड नथिंग मोर, ये केवल एक मानसिक जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है या विचार है, और कुछ नहीं है। देयरफॉर सच मेंटल कॉन्सेप्ट यानी कि जो स्पीसीज है ऑफ मैन हैज नो वैल्यू, तो इन्होंने इस स्पीसीज को कोई वैल्यू नहीं दी है। नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो मानते हैं उनके अनुसार प्रकृति में केवल अगर कोई चीज मायने रखती है, किसी चीज का अगर अस्तित्व है तो वो है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का, और जो स्पीसीज है, जो एक स्पीसीज की जो कल्पना है वो केवल मैंस की अपनी एक क्रिएशन है और कुछ नहीं है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बॉटनिस्ट में ये अभी भी जो है ये काफी जो वनस्पतिविद है उनके बीच में आज भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी प्रचलित है, और सबसे ज्यादा ये पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में फ्रांस में। तो अब देखिए इन्होंने कह दिया है कि स्पीसीज कोई भी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं होता है, ये केवल मानव के द्वारा बनाई गई एक क्रिएशन, एक कल्पना मात्र है ना। अब देखिए इस बात का क्रिटिसिज्म भी होता है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, सिम्पसन 1961 में, रॉलिंस 1965 में, और मेयर 1969 में ये कहते हैं, नो बायोलॉजिस्ट कैन एग्री विद द आइडिया दैट मैन कैन नॉट प्रोड्यूस स्पीसीज एंड इट इज द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द स्पीसीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि ये जो है इस बात को नहीं मानते हैं जो पीछे कही गई है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट में, कि स्पीसीज तो केवल मानव के द्वारा एक क्रिएट की गई एक कल्पना मात्र है, जबकि इसका कोई वास्तविक एग्जिस्टेंस या अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेयर हो गया, रॉलिंस और सिम्पसन ये मानते हैं कि जो स्पीसीज है इसका जो है एक वास्तविक जो है अ, अस्तित्व है प्रकृति में, और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो जातियां हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो किसके परिणाम स्वरूप होती है, इवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के परिणाम स्वरूप ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इवोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। प्रकृति में हो रहे बदलावों के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसमें अडेप्ट कर पाता है वो अपने आप को जीवित रख पाता है, जो नहीं रख पाता है वो कहीं पर खत्म होते जाता है। तो एक लंबी प्रोसेस है इवोल्यूशन की, और यहीं पर जो है लगातार प्रकृति में नई नई जातियों की उत्पत्ति लगातार होती रहती है इवोल्यूशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना। तो यहाँ पर जो है ये एक क्रिटिसिज्म यानी आलोचना है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट की। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे कि मेंबर्स ऑफ स्पीसीज सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज ऑफ कॉमन डिसेंड, यानी कि जो ये भी है कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया जो चल रही है उसी से नई नई जातियों की उत्पत्ति होती रहती है, और एक जाति के जो सदस्य होते हैं वे एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं और समान होते हैं, और उसकी समानता का जो कारण है, जो वजह है वो है क्योंकि एक जाति के सदस्य एक समान पूर्वज से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि एक जाति के सदस्यों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे के
समान होते हैं, एक दूसरे से रिजेंबल्स होते हैं, एक दूसरे से समानता प्रकट करते हैं। तो फिर से वही मैं आपको अगर सरलता से बताऊं, एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रकृति में केवल इंडिविजुअल मैटर करता है, स्पीसीज जो शब्द है उसका कोई वास्तविक जो है अस्तित्व नहीं है, वो केवल मनुष्य के द्वारा एक की गई कल्पना मात्र है। जबकि उसका जो क्रिटिसिज्म है, जो उसकी आलोचना की गई है, वो ये है कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी जैव विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्पीसीज का उद्भव होता है, स्पीसीज का निर्माण होता है। इट मीन्स कि स्पीसीज जो है उसका प्रकृति में वास्तविक एग्जिस्टेंस है, उसका वास्तविक अस्तित्व है। तो ये हो गया नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसके बाद है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी जैवीय जाति अवधारणा इसे कहा जाता है। Jordan first formulated this concept in 1905. Later in 1940, Mayer supported this concept. सबसे पहले 1905 में जॉर्डन ने इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया और बाद में मेयर ने 1940 में इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का, वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, स्पीसीज जो है आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। यानी ये स्पीसीज कौन है? स्पीसीज किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर आपस में जनन करने में समर्थ जो होते हैं, वे सब के सब क्या है? एक स्पीसीज के सदस्य हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म का या जीवों का वह समूह जो आपस में प्राकृतिक रूप से, यानी कि नेचुरली आपस में क्या करते हो? इंटरब्रीडिंग करते हो, अंतः जनन करते हो, प्रजनन करते हो, वे सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। और ये दूसरे एनिमल के ग्रुप से किस प्रकार से पृथक है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि जननीय रूप से दूसरे जीवों से क्या होते? पृथक होते हैं। यानी कि ये अपने स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और दूसरे जीवों से ये क्यों पृथक है? क्योंकि ये केवल अपने ही ग्रुप के साथ जो है रिप्रोडक्शन करते हैं और दूसरे जो है वो अपने स्पीसीज मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं स्पीसीज। दूसरी डेफिनेशन है इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशंस होती हैं इंडिविजुअल्स की, हैविंग कॉमन डिसेंडेंट्स, यानी कि जो पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग कर रही है, अंतः जनन कर रही है, प्रजनन कर रही है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो उद्भव होती है, जो ओरिजिन होती है, वो कॉमन डिसेंडेंट्स, यानी कि उनके क्या होते हैं? समान पूर्वज होते हैं। उन पूर्वजों से ही, समान पूर्वजों से ही ओरिजिनेट होते हैं। अब मेयर के अनुसार वो कहते हैं कि स्पीसीज की जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि एक जाति के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। और देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि प्रत्येक जाति के जो सदस्य होते हैं वे आपस में एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं, एक जननीय समुदाय का निर्माण करते हैं, है ना। मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज फॉर्म अ रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। Individuals of same species recognize each other as potential mate for reproduction। यानी कि प्रत्येक जो स्पीसीज के जो मेंबर हैं वे रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि जनन के लिए अपनी ही जाति के सदस्य को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब उनमें जो है पहचान के लिए एक जाति विशेष जो होता है, अपने मेंबर्स को पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक साउंड होता है, चाहे वो बर्ड्स की साउंड हो, है ना, या फिर जो है फ्रॉग की साउंड हो या अदर किसी ऑर्गेनिज्म की साउंड हो, तो स्पेसिफिक साउंड होता है ना। उसके अलावा जो है कई सारी बर्ड्स होती हैं या कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी का कलर दिखा करके जो है अपने पार्टनर को जो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक जो है केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक जाति का सदस्य अपने ही जाति के सदस्य को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिक साउंड, स्पेसिफिक केमिकल्स और अलग अलग जो है विजुअल इफेक्ट्स को क्या करता है? रिलीज करता है, ताकि जो है उसका जो उसी जाति का जो सदस्य है, जो मेटिंग का जो उसका पार्टनर है, वो उसको पहचान सके। तो इस प्रकार से जो है एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी का निर्माण करते हैं प्रत्येक जाति के सदस्य। दूसरा है इकोलॉजिकल यूनिट, ये भी जो है प्रत्येक जाति के सदस्य की विशेषता है। द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज डिफर ईच अदर फॉर मेनी फीचर्स बट ऑल मेंबर्स टुगेदर फॉर्म अ यूनिट, है ना। भले ही जो है
स्पीसीज़ के जो सदस्य होते हैं, उनमें कई सारे फीचर में जो है वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं, अलग-अलग हो सकते हैं, बट फिर भी जो है वो क्या करते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, एक होल यूनिट बनाते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने एनवायरनमेंट के आस-पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन के लिए जो चीज़ें हैं, हैबिटेट है और ऑर्गेनिज़्म के साथ उनका बिहेवियर हो गया, उस पूरे एनवायरनमेंट के साथ वो एक यूनिट के रूप में, एक पूरी इकाई के रूप में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उससे जो है बेनिफिट लेते हैं और वहाँ पर अपना जो है लाइफ को जो है सर्वाइव करते हैं। तीसरी एक प्रॉपर्टी है जेनेटिकल यूनिट। एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं, है ना? वे अपने आप में जो है एक जेनेटिकल यूनिट यानी कि एक आनुवंशिक इकाई का जो है निर्माण करते हैं। प्रत्येक जो स्पीशीज होती है कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल, यानी कि एक जीन पूल होता है जो रिप्रोडक्शन के जो इंटर ब्रीडिंग के समय जो है ये कम्युनिकेट होता रहता है, ये जीन पूल, है ना? तो प्रत्येक जो स्पीसीज है उसमें खास प्रकार की जीन्स होती है, खास प्रकार के ट्रेट के लिए, है ना? जो उनको दूसरे जीवों से या अन्य जो है स्पीसीज के ग्रुप से उनको क्या करती है, अलग करती है, उनको डिस्क्रिमिनेट करती है। तो वो पूरे के पूरे जो सदस्य होते हैं जाति के, वो एक जेनेटिकल यूनिट के रूप में जो है क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टी है। एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी के तौर पर जो है स्पीशीज के सदस्य रहते हैं, दूसरा इकोलॉजिकल यूनिट के रूप में रहते हैं और तीसरा जेनेटिकल यूनिट के रूप में। तो ये 3 जो है बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये था स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट 3 जो है बेसिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं, वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। बहुत ईज़ी पॉइंट्स में शॉर्ट पॉइंट में ये सारे जो हैं लिखे हुए हैं। मैंने हिंदी के साथ-साथ हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही इसको जो है आप लोगों के लिए प्रेज़ेंट किया है, ट्रांसलेट किया है, तो आप इससे पॉइंट वाइज़ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक वीडियो के जो एंड में कुछ थॉट्स हैं जिससे हम इंस्पायर होकर के जो है अच्छे काम करें, पढ़ाई-लिखाई करें, आगे बढ़ें। Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stay young. The greatest thing in life is to keep your mind young. तो हमेशा जो है सीखते हमें रहना चाहिए, है ना? जो सीखना बंद कर देते हैं वे एकदम से ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, चाहे वो 20 वर्ष का हो 80 वर्ष का हो, है ना? जो हमेशा सीखना जारी रखते हैं वे हमेशा यंग रहते हैं, स्टे यंग। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। तो जीवन में सबसे जरूरी है कि हम अपने माइंड को यंग रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के और जो है एजुकेशनल वीडियो को मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा ताकि आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching.